हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अपना अगला चैप्टर और इसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, आपका तात्पर्य क्या है जीवों में जनन? ठीक है, जीवों में जनन होता क्या है? ठीक है, जीवों में जनन, जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों सादा सिंपल मतलब है पैदा करना। ठीक है, जीवों में यानी कि मनुष्य है, जो भी जानवर हैं, जो सब जीवों में आते हैं। ठीक है, इनका जनन किस तरीके से होता है और जनन क्यों जरूरी है और स्पीसीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, जीव जनन क्यों करते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका होगा कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा यार जीव जनन इसलिए करते हैं कि संसार को चलाने के लिए। ठीक, देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पत्ति होने के लिए यानी कि उत्पन्न होने के लिए हमें जीव जनन की जरूरत पड़ती है। यानी कि जीव जनन इसीलिए तो करते हैं। अब जीव जनन ही नहीं करेंगे तो जो आया है वो मर जाएगा, फिर संसार खत्म हो जाएगा, यानी कि संसार में कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आगे संसार, आगे पीढ़ी कैसे चलेगी? किसके, कौन किसके नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैं हूं, मैं हूं, मेरा वजूद है, या मेरे पापा हैं, मैं उनके नाम से जाना जाता हूं। ठीक है, दो मेरे पापा हैं, मेरा भी कोई आएगा और उनका भी कोई आएगा। तो क्यों? यानी कि कोई जननी नहीं करेगा, यानी कि जननी नहीं होगा संसार में, तो पीढ़ी कैसे चलेगी? पीढ़ी चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो जीव जनन पीढ़ी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? जीव की कड़ी को बनाए रखने के लिए तथा करोड़ों वर्षों से प्राप्त हुई आनुवंशिक सामग्री को आगे की पीढ़ियों में भेजने के लिए। ठीक है, देखिए करोड़ों वर्षों से चली आ रही प्रथा के लिए, यानी कि उसका बाप वो, उसका बाप वो, यानी कि आप आए हैं तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, कोई किसी का टिकना नहीं है यहाँ। ठीक है, जीवन की कड़ी बनाए रखने के लिए, संसार को बनाए रखने के लिए जीव जनन जरूरी है। ठीक है, मानव जीव जनन करते हैं, जंतु जीव जनन करते हैं, कीड़े मकोड़े जीव जनन करते हैं, पेड़ पौधे जीव जनन करते हैं, हर कोई जीव जनन करता है। ठीक, जनन हर कोई करता है, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है जनन। ठीक है, जनन इसलिए करते हैं कि जो संसार की कड़ी है वो बनाए रखने के लिए जनन होता है। ठीक है, उसी को जीव जनन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है छोटी सी छोटी इकाई, वो स्पीसीज होती है। ठीक है, देखिए स्पीसीज क्या लिखा, स्पीसीज क्या है एवं हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी दो जीव किसी एक ही स्पीसीज के हैं या नहीं है। ठीक है, देखिए स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई मानव, और मानव में दो चीजें होती हैं, पुरुष और स्त्री। ठीक है, मानव में दो चीज होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, उनसे एक लड़का पैदा हुआ तो उस लड़के में दोनों की विशेषताएं होंगी, दोनों की विशेषता। फॉर एग्जांपल कुछ लड़के की, कुछ माँ की होगी, कुछ पिता की होगी। ठीक है, तो वो स्पीसीज कहलाती है, यानी कि दोनों के गुण एक ही में विद्यमान हो तो स्पीसीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भैंस, जब आप मतलब भैंस जनन करती है तो ऐसा तो नहीं है कि घोड़े को जनन कर दे, नहीं, भैंस जनन करेगी तो या तो पड़िया होगी या कटरा होगा, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, होती उन्हीं की प्रजाति है तो वो स्पीसीज कहलाती है, यानी कि उन्हीं की प्रजाति पे होने वाला जनन। ठीक है, देखते हैं स्पीसीज जीवों को एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ जनन कर सकता है और जनन क्षम संतान पैदा कर सकता है। ठीक है, एक ही समूह के जीव पैदा करें उसे स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल भेड़ों ने भेड़ों को पैदा किया और भैंसों ने भैंस या कटरों को पैदा किया। सही है, ऐसे ही चलता रहता है संसार में। गायों ने गायों को पैदा किया और बैलों को पैदा किया, है तो उन्हीं की स्पीसीज, उन्हीं की तरह। मानव ने मानव पैदा करते हैं, ऐसे उनमें दो चीजें होती हैं, लड़का लड़की। ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है जनन। जनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पैदा करना, ठीक है। जनन क्या प्रक्रिया है? जनन ये प्रक्रिया है कि पैदा करना, किसी चीज को पैदा, किसी नई चीज की उत्पत्ति करना, उसी को जनन कहते हैं, ठीक है। एक जीवों से किसी चीज का नई उत्पत्ति होना, वही जनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैव प्रक्रम है, एक जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। एक जैव प्रक्रिया है, यानी कि लाइफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। जाति को निरंतर बनाए रखता है, यानी कि जाति को निरंतर बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मानव की जाति मानवों की द्वारा, कुत्तों की जाति कुत्तों के द्वारा जन्म होता है, ठीक है। जानवरों की जाति जानवरों के द्वारा जन्म होता है। अलग अलग जातियों के अलग अलग जन्म होते हैं, ठीक है। इससे क्या है, जीवों में जन्म दो प्रकार से होते हैं। देखिए, अब दो प्रकार से जनन होते हैं, एक तो अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जो जीव या जो मतलब जीव, जो स्पीसीज खुद ही जनन करे, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, यानी कि कोई दूसरे से सामग्री ना ले, खुद ही जनन करे किसी चीज का, वो अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। और लैंगिक जनन उसे कहते हैं, उसे कि दो चीजों के द्वारा जनन हो, ठीक है। एक ऐसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मानव में क्या होता है? स्त्री और पुरुष, ठीक है। और जानवरों में क्या होता है? भैंस और मतलब और भैंसा, जो आप गांव की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, उसे कह सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, गाय या बैल। तो ये लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन होता है कि कोई मतलब चीज अपने स्वतः ही जनन करे। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया। और एक चींटी होती है पहाड़ों पर, जो खुद ही जनन करती है, यानी कि पहाड़ी चींटी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो खुद ही जनन करती है। देखिए पढ़ते हैं क्या है अलैंगिक जनन। इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव किसी अन्य जीव से आनुवांशिक सामग्री के योगदान के बिना अकेले ही आनुवांशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि आनुवांशिक सामग्री, उनके ही तरह कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही आनुवांशिक रूप से अपनी ही तरह संतान उत्पत्ति करती है, संतान की उत्पत्ति करती है, ठीक है। उनको कोई दूसरी सामग्री जरूरत नहीं होती है, और खुद ही किसी की बिना मदद के खुद ही उत्पन्न करती हैं दूसरी संतान को अपनी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया एक ऐसी है, बैक्टीरिया फंगस, ये क्या है कि खुद ही अपनी संतान को खुद ही उत्पन्न करते हैं, किसी मतलब दूसरी से सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं, करते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु में अलैंगिक जनन का प्रक्रम द्विखंड से पूरा होता है। देखिए, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि दो खंड करते हैं, यानी कि एक खंड अलग कर देता है, एक खंड अलग हो जाता है, तो उसमें भी एक जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और बैक्टीरिया वो पूरी तरह से मतलब जनन की प्रक्रिया में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से पादपों में लैंगिक जनन करने की क्षमता होती है, यानी कि पादप भी इसमें आते हैं, पेड़ पौधे भी इसमें आते हैं कि खुद ही लैंगिक जनन करते हैं। बहुत से पादप होते हैं कि लैंगिक जनन करने की क्षमता होती है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तथा चींटी की एक विशिष्ट जाति भी इस प्रक्रम संतति उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक चींटी की जाति होती है, जो इसे हम पहाड़ी चींटी बोलते हैं, पहाड़ी चींटी बोलते हैं। वो चींटी क्या है कि लैंगिक जनन करने की मतलब उसमें क्षमता होती है, वो लैंगिक जनन कर सकती है, उसे दूसरे से किसी चीज की सामग्री की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही लैंगिक जनन करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो यहां तक उतार लीजिए। उसके बाद लैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन समझा हमने, अब लैंगिक जनन पे चलते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हमने लिखा, अभी पीछे पढ़ा था अलैंगिक जनन, ठीक है।
अब हम लिखा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिनका जनन दो शरीरों से हो। जैसे कि हम मानव में आ जाते हैं तो मानव में स्त्री और पुरुष यानी कि लैंगिक जनन में आते हैं, और जानवरों में आ जाते हैं तो जानवरों में एक स्त्री होगी एक पुरुष होगा, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अलैंगिक जनन ये होता है कि अपने आप से ही जनन करें। ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक जनन में जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो जीवों की भागीदारी होती है, यानी कि दो जीवों की भागीदारी होती है। मैंने आपको बताया था, पुरुषों में बताया था कि स्त्री या पुरुष, और मतलब जानवरों में यानी कि एक गाय हो गया, एक बैल होगा, या भैंस होगी, या उससे मतलब भैंसा होगा, यानी कि इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब इन्हीं के द्वारा लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक जनन यानी कि दो लोगों की भागीदारी हो। अलैंगिक जनन में दो लोगों की भागीदारी नहीं होती है, पर लैंगिक जनन में दो लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए, मनुष्य, पादप, पेड़ पौधे। पादप क्या करते हैं कि मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे अलैंगिक जनन करते हैं, पर कुछ पेड़ पौधे लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, पक्षी भी है, पक्षी सही है, जैसे आपने सुना होगा पक्षी बहुत सारे हैं कि जो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, गाय बैल इत्यादि इसी विधि से प्रजनन करते हैं। गाय बैल इत्यादि इसी विधि से प्रजनन करते हैं। तो आपको अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है। यानी कि दो लोगों की भागीदारी से जो जनन होता है उसी को लैंगिक जनन कहते हैं, ज्यादा सिंपल भाषा में। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस किस में होता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। पहला आता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है फ्यूजन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? फ्यूजन। ठीक है, जब किसी एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है, यानी कि जब किसी जीवों का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है एवं यह भाग पुनर्जनन से नए जीवों में प्रकट हो जाते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में कुछ ऐसा होता है कि उसके भी कुछ पार्ट होते हैं। अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये अलैंगिक जनन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में पहला जनन होता है विखंडन। ठीक है, विखंडन में क्या होता है कि मतलब एक जीव टूट करके दूसरे जीव उसी जीव से निर्माण होता है, यानी कि उसी जीव से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी को हम विखंडन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में होता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, एवं यह भाग पुनर्जनन से नए जीवों में प्रकट होते हैं। जब इस जनन की विधि को विखंडन कहते हैं, तब इस जनन की विधि को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, तब इस जनन की विधि को विखंडन कहते हैं, यानी कि एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए और वो नया पुनर्जनन करे, इतने भी विखंडन होते हैं उनका सबका नया पुनर्जनन करे, उसी विधि को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए, विभाजित होने वाला जीव एवं नए जीव लगभग एक समान होते हैं। विभाजित होने वाला जीव एवं लगभग नए जीव एक समान होते हैं। जो एक नया जीव उत्पन्न होता है और जो विभाजित हुआ वो जीव, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, दोनों एक समान होते हैं। विखंडन निम्न प्रकार का होता है। विखंडन भी बहुत प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है द्विविखंडन। इसे अंग्रेजी में बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अंग्रेजी में बाइनरी फ्यूजन। द्विविखंडन का मतलब है कि कोई जीव दो भागों में टूट जाए, और वो भाग कैसे हो?
बिल्कुल विभाजित होकर के दो नए भागों का निर्माण करे, पुनर्जनन करे, और बिल्कुल दोनों भाग सेम हो, यानी कि उन्हें पहचान ना सके, ये अलग है ये अलग है, ठीक है, उन्हें द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। उसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। देखिए, जनन की इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जनन की इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एवं दो नए जीवों का निर्माण करता है, और दो नए जीवों का निर्माण करता है। उन जीवों में कोई ऐसा फर्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और जीवाणु होते हैं, ठीक है। और एक और होता है अमीबा। आपने सुना होगा कि अमीबा भी हमारा विखंडन जब करता है, विभाजित तो जब होता है, तो एकदम अलग दो जीव बनाता है। दो जीव बना करके उनमें ये अंतर नहीं कर सकते कौन सा अमीबा बना है, कौन सा अमीबा पुराना वाला है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल नए जीव एकदम ऐसे उत्पन्न करते हैं कि उनमें कोई अंतर भेदभाव ना हो, ठीक है। जैसे अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ इसी विधि से विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, इसी विधि से विभक्त हो जाते हैं। दूसरा है अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, यानी कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, ठीक है। आपने अमीबा का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अमीबा किस तरीके से विभाजन करता है। देखिए कि मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा है, ठीक है। और अमीबा का कोई मतलब एक्यूरेट शेप नहीं होता है, यानी कि कोई सीमित शेप नहीं होता है इधर से उधर। अमीबा मान लेते हैं फर्स्ट पहला स्टेज है, स्टेप, ठीक है। जब दूसरे स्टेप में अमीबा कुछ करता है तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से। तीसरे स्टेप में अमीबा करता है तो एक अलग बना लेता है और दूसरा अलग बना लेता है, इस तरीके से। इस तरीके से अमीबा छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब विभाजित हो जाता है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अमीबा कुछ अपने आप से काट करके दूसरा जीव उत्पन्न करता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, अमीबा। अमीबा बना सकते हैं आप, ठीक है, अमीबा का, ठीक है। अमीबा भी इस तरीके से कर सकता है। फिर अलग अलग दो बराबर भागों में बट जाता है, इस तरीके से अलग अलग दो बराबर भाग। आप ये नहीं कह सकते कि अमीबा ये अलग है और ये अलग है, ये मतलब दोनों अलग अलग बराबर भाग होते हैं, ठीक है। अमीबा दो बराबर भागों में बट गया और ये नहीं बता सकते अमीबा कौन सा अलग हुआ है, कौन सा अभी था पीछे, ठीक है। तो ये अमीबा विभाजित हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। यहां तक उतार लीजिए। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं द्विविखंडन। तो उसमें द्विविखंडन में हमने देखा इससे पहले कि किस तरीके से कोई जीव दो खंडों में टूट जाता है, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि द्विविखंडन का और भी रूप होता है। द्विविखंडन का रूप होता है लेजमीनिया। लेजमीनिया क्या करता है, लेजमीनिया दो टुकड़ों में बराबर भागों में अलग अलग टूटता है, ठीक है। उसी के बारे में हमने लिखा है। देखिएगा कि कुछ कोशिका जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, ठीक है। कुछ कोशिका जीवों में शारीरिक संरचना, जो अपनी शारीरिक संरचना है, अधिक संगठित होती है, ठीक है। जैसे कि लेशमीनिया, जिसमें कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, ठीक है। कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए ये कोड़े के समान है, ये लेशमीनिया है, कोड़े के समान है। फिर यहां से थोड़ा सा अलग हुआ, ये हमारा लेशमीनिया थोड़ा सा अलग हुआ। फिर नीचे आकर के आप देख रहे हैं कि पूरा अलग हो गया, सही है, पूरा अलग हो गया और बराबर भागों में हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये क्या है, इसलिए विभाजन इसमें एक निर्धारित तल में होता है, ठीक है। और एक चीज है कि इसका विभाजन निर्धारित तल में होता है, ठीक है, एक साथ होता है दोनों का विभाजन, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें बराबर विभाजन हुआ। अलग अलग मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, इसमें बराबर विभाजन हुआ, ठीक है। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा लेशमीनिया, ठीक है। तो द्विविखंडन यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद हम आते हैं बहुविखंडन पर। इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है, अभी द्विविखंडन पढ़ रहे थे हम, तो मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना। द्विविखंडन का मतलब दो टुकड़ों में टूटना, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना, यानी कि बहुत सारे जीवों को निर्माण करना,
नए नए जीवों का निर्माण करना। ठीक है, ये किस किस में होता है? ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो होता है मलेरिया, दूसरा होता है परजीवी और प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये दो तीन एग्जाम्पल है। इनमें क्या है, ये सब ये जीव बहुत बहुविखंडन करते हैं, यानी कि बहुत सारे जीवों को एक साथ ही पैदा करते हैं, बहुत सारे जीवों को एक साथ ही पैदा करते हैं और खुद ही पैदा करते हैं। ठीक है, आपको पता है हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने पहले पढ़ा अलैंगिक जनन में हमने पहले पढ़ा कि अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा कि विखंडन किसमें होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में विखंडन किस तरीके से होता है, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जो खुद ही जनन करते हो, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर ना होते हो। ठीक है, तो उसमें पहला आता है विखंडन। ठीक है, विखंडन। विखंडन के बाद हमने पढ़ा, उन्हीं के रूप पढ़े, दूसरा रूप उनका होता है द्विविखंडन। और अब आते हैं हम तीसरे रूप पर। हमने द्विविखंडन पढ़ चुके हैं, अब तीसरे रूप पर आते हैं उसका तीसरा रूप होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब अंग्रेजी में होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अभी मैंने बता दिया मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन क्या होता है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। इस विभाजन में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विखंडन के दो रूप हो गए। अब तीसरा रूप विखंडन का है मुकुलन। मुकुलन का होता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है कि उसी में से दूसरा रूप निकलना। ठीक है, उसी में से दूसरा रूप निकलना। ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस में होता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में होता है। ईस्ट एक जीव होता है, उसमें ये मतलब उभरता हुआ जीव होता है और उसके बाद उसमें दूसरा जीव निर्माण करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ईस्ट जैसी कोशिका में छोटे मुकुल उभर कर कोशिका अलग हो जाती है, उभरती है और कोशिका में अलग हो जाती है। ठीक है, देखिए पहला ईस्ट कोशिका है, फिर उभरता हुआ मुकुल। ठीक है, उभरता हुआ मुकुल अलग हो रहा है। ठीक है, नया मुकुल का निर्माण हो रहा है, उसके बाद मुकुलों की संख्या ये इस तरीके से मुकुलों की संख्या हो रही है। ठीक है, तो ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन इस तरीके से होता है। उसके बाद तथा स्वतंत्र रूप में वृद्धि होती है, यानी कि निकलने के बाद, अलग निकलने के बाद इसमें स्वतंत्र रूप में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होती है, स्वतंत्र रूप में वृद्धि होती है। आपको मेरे प्यारे दोस्तों मुकुलन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ईस्ट में मुकुलन अलग तरीके से होता है, मैंने डायग्राम भी बनवा दिया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल समझाने के लिए तत्पर तैयार हूं, और कुछ ना समझ में आया करें तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए। ओके।